हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और प्रिपरेशन तो आपकी बहुत अच्छी चल ही रही होगी। आप सभी मेरे को जानते ही हैं, मैं हूँ अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो जेई पे जी सीरीज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं मैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन ने सारा खत्म कर दिया है। सारे कॉन्सेप्ट एडॉन, पी/क्यू, मस्ट प्रैक्टिस और डाउट क्लास भी अपन ने ले ही चुकी है। जितने भी डाउट थे आप सभी के, अपन ने वहां पर डिस्कशन करे थे। नेक्स्ट चैप्टर अपन यहाँ पे ये वाला डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि केमिस्ट्री है और बॉन्ड तो हर जगह होता ही है, तो सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में एकदम बेसिक से चलने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आप सभी को पहले ही बता दे रहा हूं कि जिसके बेसिक क्लियर हैं, ठीक है, जिसको अभी चीज़ें पता हैं कि बॉन्ड कैसे बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो ड्रॉपर्स हैं, तो उनको हो सकता है कि ये वाला जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इजी लगेगा, तो वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। लेकिन देखना भाई, रिवाइज करना ज़रूरी है। और जो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 10th पास करके आओ, तो बहुत अच्छी लगा, समझ में आने वाला है इस वीडियो में। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे देखते हैं कि आपने कितनी सीढ़ियाँ मेरे साथ पार करी हैं। तो अब यहाँ पर कई लोग जानते हैं कि ये सीढ़ियाँ किस ओर जा रही हैं, और जो सीढ़ियों में मेरे साथ थे वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपन कंप्लीट कर चुके हैं, आप सभी को पता ही। और अपन ये वाला टॉपिक आज डिस्कशन करने वाले हैं, तो एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सबको पता है ये वाली चीज़, क्योंकि पहले चैप्टर में मैंने इस डायग्राम के से बहुत चीज़ें समझाई थी, है ना। तो पूरा केमिस्ट्री जो चालू होता है, पूरा जितनी भी चीज़ें हैं आसपास हैं, वो चालू होती है सिंपल से एक वर्ड से, जो है मैटर, ठीक है। अब ये होता है मैटर, सबको पता होगा मैटर। मैटर में किससे बना हुआ है? वो एटम से बना हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन अंदर जा रहे हैं एटम के। अब एटम जो है वो इंडिविजुअली कहीं पे भी इंडिपेंडेंट प्रेजेंट नहीं होता। समझ पा रहे हो ना? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैसा एग्जिस्ट नहीं करता। डू नॉट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एंटिटी, ठीक है। एंटिटीज का मतलब मैंने आपको सभी को बताया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट में, या तो आयन, या तो मॉलिक्यूल, या तो एटम, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं, तो एंटिटी एटम ही होगा, है ना। मतलब कि ये एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं किसकी? मॉलिक्यूल की, तो ये क्या करता है? ये बिल्कुल एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। एग्जिस्ट एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी। इसका मतलब क्या है सर? बिल्कुल समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं। क्या आपने नेचर में ऐसा सुना है कि हाइड्रोजन ऐसा घूम रहा है? क्या आपने ऐसा सुना है कि नाइट्रोजन ऐसा घूम रहा है? क्या आपने ऐसा सुना है कि ऑक्सीजन ऐसा घूम रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन आप सभी ने यह जरूर सुना होगा कि जो हीलियम है वो ऐसा घूम रहा है, ऐसा He के फॉर्म में। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो आपका एटम है ऐसे तो नहीं घूमते, लेकिन एक्सेप्ट किसके? नोबल गैस का। हीलियम जो है वो इस फॉर्म में घूम सकता है अपने एलिमेंट्री फॉर्म में, लेकिन बाकी के नहीं घूमते। सर तो ये कैसे घूमते हैं? देखो, हाइड्रोजन आपने H2 के फॉर्म में देखा होगा, N2 के फॉर्म में देखा होगा, और O2 के फॉर्म में देखा होगा ऑक्सीजन को, है कि नहीं। तो ये सब क्या है? ये कुछ और नहीं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल ही हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एटम इंडिपेंडेंट एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, जैसे कि H अकेला, N अकेला, ऑक्सीजन अकेला एटम के फॉर्म में नहीं करता, लेकिन मॉलिक्यूल के फॉर्म में करता है। अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता क्या है? मॉलिक्यूल कुछ नहीं, मॉलिक्यूल होता है या ग्रुप ऑफ एटम, या फिर मैं बोल सकता हूं क्लस्टर ऑफ एटम। इसको ही क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है। ये बिहेव करता है एज अ यूनिट, मतलब कि एक सिंगल तरीके की तरह ये बिहेव करता है। जैसे कि अगर मैं और आप टीम बन गए, तो अब हम जो साथ में बढ़ेंगे वो एक सिंगल ग्रुप की तरह बढ़ रहे हैं। जैसे कि कंपनी की बात करता हूं मैं किसी भी, कि एक जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, वो एक कंपनी को ग्रो करा रहे हैं, तो कंपनी एज अ यूनिट काम कर रही है, वो उसका जो ग्रोथ है वो इनके ऊपर डिपेंड है। तो ऐसा समझ में आ गया, ठीक है। तो मतलब एक एज अ यूनिट की तरह वर्क करेगा, उसका खुद का एक फंक्शन होगा, उसका खुद का एक पहचान होगी, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये सब चीज़ें होती हैं।
अब भाई ये जो एटम है ये जुड़ते कैसे होंगे, है कि नहीं? सबके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि ये जुड़ते कैसे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स होगा। तो वहां पे अपन को थोड़ा और समझना पड़ेगा। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। इसको मैंने बस थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करा हुआ है, ध्यान से देखते चलना। मानो कि यहां पर एक ये एटम है, ठीक है, और एक ये एटम है, ये दो एटम है आपके पास, ठीक है। अब सबको पता है कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, एक होगा यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट, सेम इसमें भी होगा एक पॉजिटिव पार्ट। किसकी बात कर रहे हैं मैं आपको बता ही देता हूं। अपन बात कर रहे हैं एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना, यहाँ पे मान लो H2 बना, इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। ये जब साथ मिले होंगे तब H2 बना। अब वो कैसे मिले होंगे वो अपन आगे देख रहे हैं, ठीक है, इसमें देख रहे हैं। चलो अब मैंने क्या लिखा है, ये जो सेंटर है ये क्या होगा भाई, इसका पॉजिटिव पार्ट होगा, ये होगा इसका पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। तो बिल्कुल सेम इसमें भी होगा, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्ट होगा, ठीक है सर, समझ रहे हो? एकदम बेसिक है, बहुत ध्यान से देखते रहो, बहुत सारी चीजें समझ में जाएंगी। इससे एक क्वेश्चन भी आया है, जस्ट मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि ये ऐसा प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव पार्ट एकदम इसके कोर में होता है। अब आजू बाजू क्या घूम रहा होगा ऑर्बिट में, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब ध्यान से देखते रहना भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब जल्दी से कोई चार्ज की वैल्यू बता दो, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कितना होता है अमाउंट, वैल्यू कितनी होगी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की, बताओ चार्ज कितना होता है, नंबर, ठीक है। अब यहां पर देखो, चलो बता ही दिया होगा, पता होगा इतना तो, अभी करके आए अपन, है ना। अब ये जो नेगेटिव है, अब क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो नेगेटिव है और ये जो नेगेटिव है, ये जो पॉजिटिव है, इनके बीच में क्या होगा भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल। सिमिलरली इसका इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल। इसमें भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हो रहा है तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो रहा है ना। अब आपको एक ये है, एक ये दिख रहा है आपको छोटा सा, है ना, और एक ये है। अब ये क्या होगा, एक हद तक पास में आएंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। अब चलो आगे समझते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये चीजें पास में आ रही हैं। अब देखो, अब इतने पास आ गए कि ये जो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या लगने वाला है, इनके बीच में लगने वाला है रिपल्शन फोर्स, है कि नहीं, सिमिलर चार्जेस है ना भाई, ठीक है। तो इनके बीच में क्या लगेगा, अब इनके बीच में लग रहा है रिपल्शन फोर्स, ठीक है, रिपल्शन फोर्स। और क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में भी क्या लगेगा, एक रिपल्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लग रहा है, अब एक रिपल्शन फोर्स लग रहा है, मतलब कि तो ये कितने पास तक आ सकते हैं, कितने पास तक आ सकते हो, जब तक ये दोनों फोर्स जो हैं वो एक दूसरे को इक्वल ना कर लें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मान लो, चलो एग्जांपल बताता हूं, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और रिपल्शन फोर्स कम है तो क्या होगा, वो पास आते रहेंगे, ठीक है। कभी दूरी ही कम नहीं होगी, वो बस आते ही रहेंगे पास। अब देखो, अगर रिपल्शन फोर्स ज्यादा है और अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है, तो क्या होगा, वो सिर्फ दूर जाते रहेंगे, दूरियां बढ़ती रहेंगी, पास नहीं आएंगे, नजदीकी नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर इनको एक मिनिमम डिस्टेंस क्या करनी है, एकदम ऑक्यूपाई करनी है, जिससे वो जुड़े भी रहें और ज्यादा दूर भी ना रहें, तो वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि रिपल्शन फोर्स इक्वल हो जाए अट्रैक्शन फोर्स के। समझ में आ गया? तो इस ही कंडीशन को क्या बोला जाता है, इसमें ही बन जाता है बॉन्ड। यहीं पर ये वो उतनी दूरी को ही हम बोल देते कि यहां पर अब क्या बन चुका है भाई, केमिकल बॉन्ड बन चुका है, जिसके कारण अब वो भी उसको देख सकता है, ये भी उसको देख सकता है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी उसको देख सकता है, ये भी देख सकता है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो हाइड्रोजन है और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है वो साथ मिलके H2 बना रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी होगी, तो आप बोलोगे यहां पर इसका रिपल्शन फोर्स और इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो आप। तो हमें क्या पता चला कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही होता है,
समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा सा इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझते हैं। कैसा, चलो देखो ध्यान से, यहां पर मैंने बनाया एक वाई एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पर बना रहा हूं मैंने पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, ध्यान से देखते रहना, बहुत इजी समझ में आएगा। अब देखो ये सीधी 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 जा रही है ऐसी, ध्यान से देखना आप ग्राफ कैसा जाता है। ग्राफ जाता है कुछ ऐसा, ये जाएगा ऐसा नीचे और फिर ऊपर। ये किसका ग्राफ है, जैसे जैसे बॉन्डिंग होते जा रही है। तो चलो समझते हैं ध्यान से। अब ये ग्राफ है किसका, यहां पर दो मॉलिक्यूल होंगे आइसोलेटेड, ठीक है। अब अभी दूर दूर मॉलिक्यूल है, एक इधर है एक इधर है, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूं कि इनका बीच का जो रिपल्शन फोर्स है वो ज्यादा है किससे, अट्रैक्शन फोर्स से, तभी तो वो दूर दूर है, तभी तो वो दूर दूर है। अब क्या है, अब देखो उसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, और इसका इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूक्लियस, ठीक है। इसको नाम देता हूं मैं 1 और इसको 2, तो मतलब 1 का इलेक्ट्रॉन और 2 का न्यूक्लियस और 2 का इलेक्ट्रॉन और 1 का न्यूक्लियस, इनके बीच में होगा अट्रैक्शन। तो अब क्या होगा, वो धीरे 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 आएंगे पास में, ठीक है, धीरे 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 आएंगे वो पास में। तो धीरे देखो क्या हो रहा है, एनर्जी आ रही है आ रही है आ रही, कम होते जा रही, कम होते जा रही, कम होते जा रही, और एक टाइम पे बाद आपको क्या मिलेगा, एकदम मिनिमम एनर्जी मिलेगा। इधर देखो ये क्या है, एकदम मिनिमम एनर्जी, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा वो इतने पास आ गए, वो इतने पास आ गए कि यहां पर इसका जो रिपल्शन फोर्स था वो इक्वल हो गया अट्रैक्शन फोर्स के, ठीक है। तो मतलब यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और ये जो डिस्टेंस होगी यहां से लेके एकदम मिनिमम एनर्जी वाली, इसको ही बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, इसको ही क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ। क्लियर है। तो सर ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि जैसे ही जो आपके एटम हैं वो पास आते जा रहे थे तो एनर्जी कम होते जा रही थी। हाँ जी, ये इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। क्यों, अच्छा ये होता क्यों है, क्योंकि जो एटम है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब आप किसी से जोड़ते जाओगे तो आप थोड़ा शांत होना स्टार्ट होते हो, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी कम होने लगती है, काम नेचर पर्सनालिटी हो जाती है आपकी, ठीक है। तो यही हो रहा है कि जिसमें एनर्जी ज़्यादा रहेगी वो अनस्टेबल रहेगा, जिसमें एनर्जी कम रहेगी वो स्टेबल रहेगा, ये फंडा होता है, ठीक है। चलो अब ध्यान सुनो, अब जैसे जैसे वो पास आ रहे थे तो एनर्जी क्या हो रही थी, देखो गिर गई, एक टाइम के बाद पूरी कम हो गई, तो मैंने बोला कि इक्वल हो गया। तो सर ये जो एनर्जी है वापस से क्यों बढ़ रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ, अब बताओ ऐसा क्यों हो रहा होगा। अरे भाई अब देखो तुम पास में लेके आते जा रहे हो, ठीक है, पास में लेके आते जाओगे तो क्या होगा, अब रिपल्शन फोर्स भी तो वर्क करेगा ना। अब इतना पास आ गया है, देखो ये रही उसकी मिनिमम डिस्टेंस, यहां पर क्या हो गया था भाई, अट्रैक्शन और रिपल्शन साथ में हो गए थे, इक्वल हो गए थे, अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स हो गया था। लेकिन अब देखो इतने पास आ गए ऐसे, मान लो सीधा घुस गया, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या है, ये जो इसका न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा, भगाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन भी तो है, इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा कि भाई तू दूर जा, इतने पास मत आओ तुम, समझ रहे हो ना, ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि रिपल्शन फोर्स यहां पर अब डोमिनेट कर रहा है, यहां पे क्या होगा, रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, यहां पर देखने को मिल रहा है कि एनर्जी सीधी 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 बढ़ती जा रही है, ड्यू टू रिपल्शन फोर्स काफी ज्यादा हो गया। और रिपल्शन फोर्स किसके कारण ज्यादा हुआ, उनके न्यूक्लियस के बीच में और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा होगा, अब रिपल्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं REP लिख देता हूं बस, तो यहां पर क्या है, इसके बीच में हो रहा है रिपल्शन। इतना समझ में आ गया। तो इस ग्राफ से क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइड्रोजन का सबसे इसमें से इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ग्राफ सही है, तो ये वाला ग्राफ सही होता। कैसे लिखते हैं, ये जो 2 एटम है, ये जो 2 गैस के एटम है, ये क्या है, आइसोलेटेड एटम, तो इनको लिखा जाता है आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, या फिर एटम लिख रहा हूं सिर्फ अभी, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। मतलब ये हो गया आइसोलेटेड एटम। तो यहां पर क्या हो रहा है, वो धीरे 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 पास आ रहा है, तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है रिपल्शन फोर्स से। तो इस ग्राफ को अपन ने 3 चीजों में डिवाइड कर लिया। कौन कौन सी चीजें हैं भाई वो, ठीक है। तो वो है, एक तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रिपल्शन फोर्स से, दूसरे में देखो बॉन्ड बन गया तो रिपल्शन फोर्स इक्वल हो गया अट्रैक्शन फोर्स के, और तीसरा कौन सा है, जब हमारा जो रिपल्शन फोर्स है वो ज्यादा है अट्रैक्शन फोर्स से। तो रिपल्शन फोर्स अगर ज्यादा है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, ये दोनों सबसे ज्यादा अगर इक्वल है तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगी, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ
कि जब पास में आ रहे हैं। अब देखो ये जो एनर्जी है इसको मैं बोल सकता हूं बॉन्ड एनर्जी, इसको मैं बोल सकता हूं क्या, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ये भी तो बोल सकता हूं। ठीक है, तो हमें इस बात से क्या क्या चीजें पता चली कि बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहां पे मैं एक चीज बोलूंगा, दो एटम है, ठीक है, ये दो एटम है, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे वो जुड़े हुए हैं, उसको ही केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, और फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स। अब केमिकल बॉन्ड बहुत टाइप के होते हैं भाई, जिसके बारे में अपन धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। जैसे अपन आज जो टॉपिक है वो आयनिक बॉन्ड के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, आगे कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर धीरे धीरे चलते रहेंगे कोऑर्डिनेट वगैरह पे। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब सबके दिमाग में कुछ बातें आ रही होंगी, वो बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात कि सर यहां पर ये कंबाइन क्यों हो रहा है एटम, क्या जरूरत आन पड़ी इन्हें, क्या ये स्टेबल ऐसे नहीं है खाली, क्यों H2 ही बन रहा है सर, H3 नहीं बन रहा है, क्यों मॉलिक्यूल के शेप एकदम डेफिनेट ही होते हैं, और ऐसा क्यों होता है कि मतलब ऐसे क्या होते हैं, इनके अंदर क्या फोर्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो अपन ने इनके बारे में तो डिस्कशन कर लिया है कि भैया फोर्स तो होते हैं, ठीक है। अब अपन को बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना है, ठीक है। तो चलिए अपन डिस्कशन चालू करते हैं। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें, बहुत साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि ऐसा होता होगा, उन्होंने कहा ऐसा होता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कारगर साबित हुए, सबसे ज़्यादा जो सही साबित हुए वो थे एक कौशल और एक थे लुइस, ठीक है। अब अपन कभी कभी क्या बोलते थे, कौशल, विकी कौशल वाला कौशल, कौशल नहीं, ये कौशल है, ठीक है, तो ऐसे नहीं समझना है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, देखो ये जो स्टडी कर रहे थे किसके बीच में, ये जो आपके वल्थर थे ये कर रहे थे इनऑर्गेनिक की स्टडी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी, और जो अपने लुइस थे वो कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी, ठीक है। कहानी की तरह समझो जरा भाई इसको। अब देख ध्यान से देखो, ये कर रहे हैं इनऑर्गेनिक की, ये कर रहे हैं ऑर्गेनिक की। अब क्या हुआ, ये जब करते गए स्टडी, ये पहुंच गए गलती से कहां पे, नोबल गैस पे, नोबल गैस, नोबल गैस, ठीक है, समझ गए, पहुंच गए, चलो कोई बात नहीं। अब लेकिन वो पहुंच तो गए, उन्होंने कहा, दोनों देख रहे हैं, अचंभित हो गए वो कि यार ये जो नोबल गैस है ये तो केमिकली इनर्ट होती है, केमिकली क्या होती है, ये इनर्ट होती है। अब इसका मतलब क्या है सर, चलो समझाता हूं। केमिकली इनर्ट का मतलब होता है कि ना तो वो किसी से खुद से रिएक्ट कर रही है, ठीक है, ना ही वो सेल्फ रिएक्ट कर रही है, ना ही वो अदर एलिमेंट से रिएक्शन कर रही है, अदर एलिमेंट से वो रिएक्शन कर रही है। ये बातें उन्होंने जानी। अब इसका मतलब क्या है, ये जो नोबल गैस हैं, जैसे कि आपका हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन होगा, ये सारी की सारी चीजें ये किसी से भी रिएक्शन नहीं कर रही हैं। तो ये क्या कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे भाई, ठीक है। सेल्फ रिएक्शन का मतलब है कि हीलियम से मिलके He2 नहीं बना रहा है, ठीक है। हीलियम अदर से मतलब कि He, और यहां पे नियॉन की रिएक्शन होके हीनी नहीं बन रही है, हीनी नहीं बन रही है, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो रहा है कि ये जो हीलियम है वो किसी अदर एलिमेंट से, मान लो आप प्लेटिनियम से रिएक्ट करके कुछ बना ले, ऐसा भी नहीं हो रहा है भाई, अदर एलिमेंट से भी रिएक्शन करके वो कुछ नहीं बना रहा है। तो इस बात से वो चौंक गए थे, क्यों, क्योंकि उनने तो आधे ज्यादा चीजें ये देखी थी ना कि भैया हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो वो क्या कर लेगा, वो बना लेगा H2, समझ रहे हो। तो अब इस बात पे इनकी कहानी फंस गई, अब ये लोग अड़ गए, अब ये अड़ गए। अब यहां पर बोलते हैं कुछ तो दिक्कत है। तो उन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा इसके बीच में, जो सबके लिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट, सबके लिए, वो है कौन सा, ये वाला पैटर्न। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन गैस के बारे में स्टडी करा, उन्होंने ये देखा कि अभी हीलियम को छोड़ते हैं अपन, बाकी का देखते हैं। जैसे नियॉन है, यहाँ पे देखो इसके पास 8 है, जैसे Ar है इसके पास भी 8 है, Kr है इसके पास भी 8 है, Xc है इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है। तो उन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा, क्या, उन्होंने बोला कि ये जो आपके पास जो नोबल गैस है, ये जो नोबल गैस है या फिर नोबल एलिमेंट है, जैसे बोलना है आपको, इनका जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है समझते हैं अभी। मतलब इसके जो नोबल गैस है इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं ही हैं, तभी जाके ये क्या हैं,
तभी जाके ये केमिकली इनर्ट है। ध्यान से सुनते रहना ये वाली बात, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके ये केमिकली इनर्ट है। चलो अब समझते हैं क्या मतलब 8 इलेक्ट्रॉन क्यों। ध्यान से सुनो, ये एक एटम हो गया, ठीक है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट और ये आपका चौथा ऑर्बिट। मान लेते हैं ये लास्ट ऑर्बिट है, ठीक है, मान के चलते हैं ये वाला क्या है आपके पास, लास्ट ऑर्बिट। क्योंकि लास्ट ऑर्बिट है तो मैं इसको बोल सकता हूं कि एकदम आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आउटर शेल है तो मैं इसको लिख रहा हूं आउटर शेल, आउटर शेल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, उन्होंने ये पाया कि ये जो आपके पास नोबल गैस है, इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण वो इनर्ट नेचर के, ठीक। अब अगर किसी को भी इनर्ट नेचर का होना है, उनका ये कहना है, अगर किसी को भी इनर्ट नेचर का होना है, अगर अदर एलिमेंट क्या चाहते हैं, केमिकली इनर्ट होना, केमिकली इनर्ट होना। और इसका मतलब क्या है, इनर्ट क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल होता है। मतलब कि अगर किसी भी अदर एलिमेंट को क्या होना है, स्टेबल होना है, तो उसका 8 इलेक्ट्रॉन किसके, आउटर शेल में पूरे होने चाहिए, आउटर शेल में प्रेजेंट होने चाहिए, ये बोला, ठीक है। लेकिन सर क्या ये बताएंगे आप, जो हाइड्रोजन है, ठीक है, सुनो, ये जो हाइड्रोजन है, इसका ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर मैं 8 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं क्या? नहीं भाई, इन्होंने साफ मना कर दिया था कि जो हाइड्रोजन हो गया, जैसे लिथियम हो गया, इनके लिए कोई 8 इलेक्ट्रॉन भरने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरने की जरूरत है, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो, उससे वो कर लेगा इस हीलियम की तरह, ऐसा देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो मतलब अब ये क्या कर रहा है, वो जो हाइड्रोजन होगा वो हीलियम का या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, एक्वायर कर लेगा, समझ गए। तो इसके कारण वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हर एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट को कम से कम उसके पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। और क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको ही क्या बोलते हैं, इनको ही बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ध्यान से सुनना, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट्स इन केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, पार्टिसिपेट्स इन केमिकल बॉन्डिंग, ऐसा लिख लेना, बहुत अच्छा, बहुत ईजी है, समझ में आ गया। मतलब इन्होंने ये चीज पूरी बयान कर दी कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वही बनाता है, केमिकल बॉन्डिंग में वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो कंप्लीट करेगा कैसे, बिल्कुल दिमाग में आ रहा होगा, यार ऐसे कैसे कर लेगा सर, ठीक है। तो उसका मैं आपको रीजन बताता हूं, चलो ठीक है। तो इसको मैं नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा आप सभी के लिए, मैं पीछे का थोड़ा सा ये वाला हटा रहा हूं, ठीक है। चलो यहां पे समझते हैं कि कैसे करेगा वो। तो देखो, अब अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मान के चलते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जिसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, मान के चलो, ध्यान से सुनो, एक अपन लेके चलते हैं किसका एग्जांपल, ऑक्सीजन का, ठीक है, या फिर सबसे अच्छा लेके चलते हैं सोडियम का, क्योंकि अपन को पढ़ना भी है इसके बारे में, ठीक है। ये देखो, ये रहा एक उसके पास एटम, यहां पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 और 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, ये हो गया, यहां पे 2 होंगे, यहां पे 8 होंगे और यहां पर 1 होगा। अब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसको ही क्या बोला जाता है, ऑक्टेट रूल बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, पहला, हर एलिमेंट जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो कर सकता है, या तो अपने आप का ऑक्टेट कंप्लीट कर ले बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले ले, पहला। दूसरा तरीका होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों तरीके से बनता क्या है? एक बॉन्ड। क्या बनता है? केमिकल बॉन्ड। सिंपल सी बात है, अगर मान लो सामने वाला तुम्हें कोई चीज दे रहा है, सामने वाला अगर तुम्हें कोई चीज दे रहा है तो मतलब यार तुम्हारा कुछ तो बॉन्डिंग होगा ना उससे, ऐसे थोड़ी दे देगा। ठीक है, अगर तुम किसी से कुछ चीज शेयर कर रहे हो, अपनी ही मन की बात शेयर कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है आप दोनों के बीच में कुछ बॉन्ड होगा या फिर बन जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इन दोनों चीजों से बनता क्या है? केमिकल बॉन्ड। अब देखो, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट है, एक ही टाइप का होता है, लेकिन जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप से शेयरिंग हो सकती है। पहली हो सकती है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मान के चलते हैं एक ए है और एक बी है, इसके पास सिर्फ दाल है, इसके पास सिर्फ दाल है, इसके पास सिर्फ चावल है। तो क्या होगा? ये पूरी दाल नहीं पी सकता अकेला और ये पूरा का पूरा चावल नहीं खा सकता। तो ये क्या करेंगे? ये आपस में थोड़ी सी दाल ये दे देगा, थोड़ा सा चावल ये दे देगा। ठीक है, तो अब दोनों भाई साथ में मिलके खा रहे हैं और बीच में बन जाएगा एक बॉन्ड। अब बॉन्ड कैसे बना? शेयरिंग से। समझ रहे हो? शेयरिंग से, थोड़ा इसने दिया थोड़ा इसने दिया, तो आपस में जो बॉन्ड बना वो बना शेयरिंग से। ठीक है, तो ये जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है इसको ही क्या बोला जाता है भाई? इसको ही बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? चलो, ये हो गया म्यूचुअल शेयरिंग। सर एक और कैसे बनता होगा? अरे समझो, इधर आओ। एक हो सकता है कि सिर्फ एक ही एटम क्या कर रहा हो? पार्टिसिपेट कर रहा हो, और एक ही एटम क्या कर रहा हो? वहां पे अपना बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा हो। ठीक है, मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा? दो इलेक्ट्रॉन तो हैं, दो एटम्स हैं। ठीक है, टू एटम्स आर प्रेजेंट, टू एटम्स आर प्रेजेंट, लेकिन बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो? सिर्फ एक एलिमेंट, वन एटम। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ओनली वन एटम। अब ऐसा हो रहा हो, मतलब ध्यान से सुनते रहना कि अब फिर से ए और बी की जगह अपन एक्स और वाई ले लेते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। वाई कह रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, वाई कह रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो एक्स कह रहा है मेरे पास दो चीजें हैं, मेरे पास दो रोटियां हैं। ठीक है, सुनो, अब इसके बारे में मेरे पास कुछ नहीं, तो ये क्या करेगा? ये दोनों को शेयर करेगा। ये बहुत अच्छा दोस्त है आपका एक्स और ये वाई। ठीक है, तो ये दोनों को शेयर करेगा। अब सामने वाला अगर कोई आ गया, मान लो जेड आ गया, जेड पूछ रहा है कि तुम दोनों के पास कैसे आया, क्या ये तुम्हारा था? तो एक्स कहता है कि एक मेरा था और एक वाई का था, एक वाई का था, और हम दोनों ने आपस में शेयर कर लिया। मतलब ध्यान से सुनो भाई कि तीन बंदे हैं, तीन दोस्त हैं आप। ठीक है, अब वो दो दोस्त जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और एक जो है वो थर्ड पार्टी है, वो दूसरे आके पूछ रहा है। अब इनने बर्गर लिया, एक वाले के पास पैसे थे, उसने बर्गर ले लिया। ठीक है, शेयरिंग करी एक्स और वाई के साथ। अब जो तीसरा बंदा आके पूछ रहा है कि तुम लोगों के पास इतने पैसे थे, तो क्या हुआ? क्या बोल रहा है एक्स? क्या बोल रहा है? आधा मेरा पैसा था, आधा वाई का पैसा था, हम दोनों ने शेयर करके एक क्या ले लिया? बर्गर ले लिया। समझ में आ गया? लेकिन असलियत तो आपको पता है ना, असलियत क्या था? पूरा एक्स का पैसा था। समझ में आ गया? मतलब डोमिनेट क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है एक्स, सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वाई के साइड। लेकिन बताया ऐसा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाई का भी काउंट होगा, और अगर एक्स काउंट करेगा तो जो उसने दिया है वो भी काउंट होगा। समझ पा रहे? बिल्कुल हौच पौच नहीं होना इन चीजों में। क्या हो गया? ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक्स ने जो शेयर करा, तो अगर आप अपने आप को एक्स को काउंट करना होगा कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? मान चलो उसके पास 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मान से चलते हैं कि ये दो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ऑलरेडी है, चौथा इसने अभी जो शेयर करा उसके पास जो है, और पांचवा किसके पास है? वाई के पास है। ठीक, अब अगर वाई को गिनना होगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसको गिनेगा? जो एक्स के पास भी है उसको भी गिनेगा, क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग है। अब ये जो बॉन्डिंग होती है, अब ये जो बॉन्डिंग हो रही है, इसको ही क्या बोला जाता है? देखो ऐसा, इसको ही बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। समझ में आ गया? को मतलब दो आपस के बीच में कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है कि हाँ चलो चलो चल जाएगा यार। समझ में आ गया? तो दो टाइप की बॉन्डिंग होती है शेयरिंग से, कोऑर्डिनेट हो सकती है और एक हो सकती है आपकी कौन सी, कोवैलेंट बॉन्डिंग। समझ में आ गया? म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो कोवैलेंट होगा, मतलब दाल चावल आपस में बांट लिया यार उन्होंने, ठीक है। लेकिन अगर एक ही शेयर कर रहा है लेकिन दोस्त अच्छा है, तो ये नहीं बताना चाह रहा है कि तू मेरा खा रहा है वो कह रहा है कि हाँ हमारा आपस का मामला है, तूने भी दिया है मैंने भी दिया है, सच्चाई सबको पता है। तो वो कौन सा होगा, वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया इतना? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें कौन लेके आए अपने, इन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे बॉन्डिंग होती है ना, और ऐसे ऐसे बॉन्ड बनते हैं। चलो अब हमें इतने सारी चीजों में एक बात पता चला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा खेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा खेल है। तो जो लुईस थे उनने पूरा सिंबल को बना दिया, ठीक है, कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का किसी भी एलिमेंट का आप उसको शो करोगे, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इतना लिखो फिर आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे जो लुईस थे उनने निकाला, तो निकाला कैसे, सबके दिमाग में ये बातें आ रही होगी, ठीक है। तो लुईस सिंबल कैसे दिखता है, यहाँ पर ये रहा आपके पास एक्स, एक्स क्या होगा, कोई भी एलिमेंट की बात कर लेते हैं, कोई भी एलिमेंट होगा वो एक्स है उसका सिंबल, जैसे कि आप सभी देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं, जैसे लिथियम है तो ये क्या हो गया, उसका सिंबल है ना लिथियम का, ये बेरियम है तो यहाँ पे इसका भी एक सिंबल है, बोरॉन है, ठीक है। तो आपके ऊपर ये बिंदुआं दिख रही हैं, बिंदु दिख रही हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो यही होता है लुईस सिंबल। कैसे शो करते होंगे चलो बताता हूँ। अब अगर एक्स है, ये हो गया कोई एलिमेंट है ना, तो चलो अपन लिथियम की बात कर लेते, ये हो गया लिथियम। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, मतलब वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने डॉट्स इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं, यहां पर ये हो गया एक, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 3 होता है। तो पहले ऑर्बिट में कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 और ये 2, ठीक है। और लास्ट ऑर्बिट जो होगा ये वाला, इसमें कितने जाएंगे भाई, 1 जाएगा, ठीक है। तो कितने होगा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन तो होगा जितने अंदर लिथियम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यही होता है अपना कौन सा, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है ये वाला, ठीक है। तो ये कितने हैं इसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको ही मैं क्या बोल सकता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं इसको, ठीक है। तो इसको मैं अगर शो करूंगा, अगर इस सिंबल को मेरे को लुईस सिंबल से शो करना है, ठीक है, तो इस एलिमेंट को तो मैं कैसे लिखूंगा, लिथियम और 1 डॉट, ठीक है। तो मतलब कोई भी एलिमेंट के ऊपर अगर आपको डॉट्स दिख रहे हैं ऐसे, ऐसे और ऐसे, और मान के चलो ऐसे भी दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, ये कुछ और नहीं, ये आपको बता रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहा है ये डॉट्स। इन डॉट्स को क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं लुईस डॉट्स, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, समझ में आ गया? बहुत इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। चलो अपन थोड़े और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे यही लिखा है ना, तो मैं इनको यहां पे समझाता हूं। जैसे कि बोरॉन की बात करते हैं, ये रहा बोरॉन, ठीक है, बी से शो करते हैं, एटॉमिक नंबर 5 होता है, ठीक है। तो कितने जाएंगे, 2 और 3 जाएंगे, तो मैं इसको ऐसे शो करूंगा, देखो कितने हैं लास्ट सेल में, 3 है, तो 1, ये 2 और ये 3, ऐसे शो करूंगा। ये किस चीज में हेल्प करता है, ये बताता है आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने हैं, तो उसको शो करने के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलो कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एटॉमिक नंबर होता है 6, कितना जाएगा, 2 और 4 जाएगा, और ये लास्ट वाला जो है यही तो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने जा रहे हैं, देखो 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4, ठीक है। अगर 4 से ज्यादा हुए तो सर बिल्कुल उनको भी शो करेंगे। फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा 9, एटॉमिक नंबर है 9, कितने जाएंगे भाई, 2 और 7 जाएंगे, तो कैसे शो करोगे, ये होगा फ्लोरीन 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बड़ा वाला लगा देते हैं ऐसे, ये क्या होगा, ये होगा आपका 7। क्लियर है? तो आपको अगर कोई भी एलिमेंट का लुईस सिंबल आ गया तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। अब इससे कॉमन वैलेंसी भी निकाली जा सकती है। कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से सुनना, कॉमन वैलेंसी, कॉमन वैलेंसी, ठीक
ठीक है, अगर यहां पर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, ध्यान से सुनो, 4 से कम है, कॉमन जो वैलेंसी है, ठीक है, अगर उसके 4 से कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मान के चलते हैं ये देखो 3 है, ठीक है, तो ये 3 ही क्या होगा, 3 होगी इसकी कॉमन वैलेंसी, ये 3 होगी इसकी कॉमन वैलेंसी। कॉमन वैलेंसी क्या होती है सर, देखो बताता हूं। कॉमन वैलेंसी मतलब कि वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये बोरॉन है, अब ये क्या कर सकता है, यहां पर ये कितने 5 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो इसको क्या बता रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यही हो जाती है आपकी कॉमन वैलेंसी, ठीक है। चलो एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि लिथियम की बात कर लेते हैं वापस से। लिथियम के ऊपर आता है 1 डॉट ऐसा, ठीक है, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, 4 से कम है, 4 से क्या है यहां पे देखो कम है ऐसा, और अगर इक्वल देन है तो वही होगी उसकी क्या, कॉमन वैलेंसी, सेम होगी उसकी कॉमन वैलेंसी। तो यहां पर लिथियम कितनी बॉन्ड बना सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इससे क्या होगा, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्टेट बोला जाता है, वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ड्यूप्लेट बोला जाता है। तो हाइड्रोजन, लिथियम जैसी चीजें क्या करते हैं, अपने ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही होती है कॉमन वैलेंसी। अब थोड़ी और आगे बातें करते हैं, ठीक है, इसको अपन अच्छे से डिस्कशन करेंगे, थोड़ा और समझो। अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, जैसे कार्बन तक तो 4 होता है या फिर इक्वल 4 है, तो वही उसकी कोवैलेंसी होती है। लेकिन अगर ऐसे आ गए, फिर ऐसे लोग आने लगे, फिर क्या करोगे, जैसे देखो एक आ रहा है नाइट्रोजन, एक आ रहा है ऑक्सीजन, एक आ रहा है फ्लोरीन, अब ये इतने ताव में क्यों आ रहा है, बताएगा कोई, इतने ताव में क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8 और फ्लोरीन का होता है 9, ठीक है। अब अगर मैं कॉमन वैलेंसी की बात कर रहा हूं, लुईस स्ट्रक्चर की नहीं, कॉमन वैलेंसी, किसकी बात चल रही है यहां पर, कॉमन वैलेंसी, कॉमन वैलेंसी की बात चल रही है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते रहना, कॉमन वैलेंसी के लिए नाइट्रोजन का कितना आएगा, 2 और 5 आ रहा है भैया, तो ये 4 से क्या है, ये तो ज्यादा है ना 5। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन में कितना आएगा, 2 और 6 आएगा, तो ये 4 से क्या है भैया, ज्यादा है 6, ठीक है। और यहां पे आ रहा है कितना, देखो 2 और 7 आ रहा है, मतलब ये 7 तो भैया बड़ा है ना 4 से। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि यहां पर ये क्या बनेगा, 5 बॉन्ड बनाएगा ये अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहां पर हमें क्या दिख रहा है, यहां पर ये 6 बॉन्ड बनाएगा, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, यहां पर हमें दिख रहा है कि ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 7 बॉन्ड बनाएगा, क्या बताओ, ये देखो 7 दिख रहा है इसे, तो ये 7 बॉन्ड बनाएगा। क्या ऐसा होता होगा, क्या ऐसा होता होगा, बताओ इसका कोई रीजन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए ही उन्होंने एक लॉ बनाया, क्या लॉ है, अगर किसी की वैलेंसी, किसी के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं किसी के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 4 से ज्यादा है, 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो क्या करा जाएगा, उसको 8 में से माइनस करा जाएगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जो निकल के आएगी वो क्या होगी, इसकी कॉमन वैलेंसी, वही होगी कॉमन वैलेंसी। एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, जैसे कि अपनी 3 चीजें जो थे वो ताव में आ रहे थे ना, देखो कौन कौन थे, ये थे तुम्हारे, कौन सा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चलो इनको ही खोलते हैं, देखो क्या है, ऑक्सीजन, पहले नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन बड़े ताव में आ रहा है, फिर आ रहा है ऑक्सीजन, फिर आ रहा है फ्लोरीन, ठीक है, ये 3 थे बस, NOF। चलो आगे चलो, यहां पर इसके पास कितना है, 2 और कितना होगा, 5 होगा। कॉमन वैलेंसी क्या होगी इसकी, ध्यान से देखो, कॉमन वैलेंसी होगी 8 से माइनस कर दो 5 को, तो ये 3 हो गया। तो क्या नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, साइनाइड याद आ रहा है क्या सभी को, बिल्कुल 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो आई इसकी, ये क्या होगी, कॉमन वैलेंसी, CV। चलो ऑक्सीजन की बात करो, कितना होगा, 2 और 6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 मतलब कि 2, तो ऑक्सीजन में बिल्कुल 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O, मतलब O2 बन गई, तो ये क्या होगी इसकी कॉमन वैलेंसी। आगे जाओ, फ्लोरीन की बात करो, 2 और 7, तो 8 माइनस 7 मतलब 1, तो इसकी कॉमन वैलेंसी कितनी होगी, 1। एक ही तो बनाता है HF, बनाता है कि नहीं बनाता फ्लोरीन, ऐसा HF बनाता है, ये O2 बनाता है, ये साइनाइड बनाता है, तो ये क्या दिख रही है आपको, देखो 3 शेयरिंग हो रही है। अपना आगे डिस्कशन करेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे
सभी पढ़ा होगा ये बात, ठीक है। तो अब थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। लिथियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो HLI दिखता है आपको कभी कभी बनता हुआ, ठीक है। LI दिखता है आपको, HLI नहीं है, LI दिखता है आपको, तो ऐसे शेयरिंग में बनते हैं, क्लियर है। अब सुनो, ये कभी कभी सीधा डायरेक्ट आपको बनाने आ सकता है, वैसे बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपको आता है वो CO2 का, ठीक है, वो आता है आपको किसको, इन बहुत सारी चीजों का आता है, जैसे कि मान के चलते हैं H2SO4 का बनाओ, ठीक है। तो ये सब जब अपन पढ़ेंगे जब मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड कराऊंगा। अभी आपको इतना समझ में आ गया कि लुईस सिंबल क्या बताएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। कॉमन वैलेंसी में से आपको 8 में से माइनस करना पड़ेगा सिर्फ तब जब यहां पर आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 से ज्यादा होंगे। तो कंडीशन इसको मत भूलना, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, कई चीजों को जिसमें आप लोग भूल ना जाएं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 8 में से ये माइनस करना है, लेकिन अगर 4 से कम है तो डायरेक्ट वही उसकी क्या होगी, कॉमन वैलेंसी होगी, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो सिर्फ लुईस ने इतना ही बताया था। अब अपन आगे चलते हैं, बॉन्डिंग का मेन जो पार्ट है, मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, वो है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड से। तो बिल्कुल पानी आनी पी के वापस से बैठ जाओ, क्योंकि अपन उसको एक ही रिदम में पढ़ेंगे, क्लियर है। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या, आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं वो मैं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। देखो समझो, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब भी बॉन्ड बनता है, बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस। चलो मैंने बताया था आपको कि बॉन्ड दो तरीके से बनता है, या तो शेयरिंग से बनेगा या तो ट्रांसफर से बनेगा, ठीक है। अब अगर कोई बॉन्ड बन रहा है कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कहां के होंगे, ठीक है। ये पहले सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हर चीज का आंसर दूंगा एक एक वर्ड का। क्या लिखा है, अगर बॉन्ड बन रहा है कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फ्रॉम वन एटम टू अनदर सो एज टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाय acquiring 8 electrons और 2 electrons, ठीक है, 8 electrons या फिर 2 electron in case of hydrogen, lithium, etc. and hence acquire the stable nearest noble gas configuration. Bond formed is called ionic bond, ठीक है। अब देखो मैंने पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें मार्क कर दी है, ठीक है, तो ध्यान से समझते चलो हर एक चीज को। यहां पे मैंने बताया था कि बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो दो चीजों से होता है, एक तो कंप्लीट ट्रांसफरेंस से और दूसरा होता है शेयरिंग से। तो यहां पर शेयरिंग नहीं है, तो ना कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हो रही है, बात हो रही है आयनिक की, ठीक है। तो चलिए ट्रांसफरेंस से होगा इलेक्ट्रॉन का, किससे होगा कि एक एटम यहां पे रहेगा, एक एटम इधर रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देगा, कंप्लीट ट्रांसफर पूरा का पूरा दे रहा है, शेयर नहीं कर रहा है, पूरा दे रहा है, ठीक है। सो अनदर, अब अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो सुनो भैया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब आउटर मोस्ट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हो जाए, उसका 8 इलेक्ट्रॉन, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसका क्या कंप्लीट हो गया भाई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और अगर हाइड्रोजन लिथियम की बात करूं तो इनका क्या कंप्लीट होगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। बहुत सही, पूरा बेसिक लग रहा है पीछे का, ठीक है। Hence acquire no stable nearest noble gas configuration, क्यों, क्योंकि उनको नकल करनी है, उनको एक्वायर करना है, क्या, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट मतलब कि वो यार ऐसा हर कोई चाहता है कि वो सेटल हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो वो भी चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो जिससे उससे जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब मैं आपसे एक बहुत छोटा सा चीज पूछना चाहता हूं, क्या, कि कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, अब इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, शेल में, ये इलेक्ट्रॉन शेल में कहां होगा। चलो यहां पे मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा अंदर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये रहा एक बाहर का इलेक्ट्रॉन, ये रहा, देखो, ठीक है। तो मान के चलता हूं यहां पर 2 हैं, ठीक है, यहां पर 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और एक है यहां पे एक लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये रहा लास्ट, ठीक है। इसको नहीं मानते तो इससे मैं एक एग्जांपल भी समझा दूंगा आपको, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलो अब ये बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा इसमें से, शेयरिंग हो रही है ना इलेक्ट्रॉन की, तो कौन से वाले की हो रही होगी, तो बिल्कुल आप सभी को पता है, ये जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं या फिर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, इसकी ही शेयरिंग हो रही होगी,
तो सर इनर क्या कर रहे हैं, जो अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं भैया, वो बिल्कुल भी जो इनर इलेक्ट्रॉन है, जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, शेयरिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। या फिर मैं बोल सकता हूं कि वो केमिकल बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करते, केमिकल बॉन्डिंग में भी वो नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते। चलिए ये दो चीजें पता चल गई, तो मतलब आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होगा। अब समझते हैं कि बॉन्ड कैसे बनता होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है NaCl, उससे ही समझेंगे, ध्यान से देखते रहो। तो ये मैंने क्या लिखा है, देखो 2, 8 और 1, तो ये Na का लिखा, ध्यान से सुनो। बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता होगा, ये रहा सोडियम, ये रहा क्लोरीन, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा होगा। कैसे बन रहा है वो नहीं पता, अभी समझते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, 2, 8 और 1 होगा। क्यों, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक, चलो अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो क्या होगा इसका 2, 8 और 7 होगा। ठीक है, तो अभी मैं इस 11 को हटा रहा हूं क्योंकि इसको मैं कुछ और लिखूंगा इधर। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो यहां पर इसका कितना होता है, 11 होता है। अब ध्यान से सुनना, अब अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये कैसे कर सकता है, ध्यान से सुनो। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है मतलब उसको बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कैसे भी करके, तो ये क्या कर सकता है, यहां से ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, किससे, क्लोरीन से, ठीक है। या फिर ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, ठीक है। ये दो तरीके हैं। यहां पर भी क्लोरीन को अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो क्या कर सकता है, आउटर मोस्ट की बात हो रही है ना, तो आउटर वो इस शेल को बना दे। कैसे, जब ये 7 इलेक्ट्रॉन को अगर दे देगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2, 8 में बदल जाएगा। और 2, 8 कॉन्फ़िगरेशन किसका था भाई, नियॉन का था, पिछले देखा था, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, पीछे लेके चलूंगा। ठीक है, और एक और तरीका ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से। अब ध्यान से सुनना, क्या अगर ये शेयरिंग करेंगे, अगर ये शेयरिंग करेंगे तो क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ध्यान से सुनो। अगर शेयरिंग हुई तो यहां पे मान के चलता हूं कि क्लोरीन का तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी काउंट होता है शेयरिंग में, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, लेकिन अगर सोडियम की बात करूं तो ये कितना शेयर करेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसका तो सिर्फ 2 ही आएंगे ना इधर। और अदर एलिमेंट के लिए तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ये हाइड्रोजन लिथियम थोड़ी है, तो यहां पर अगर 2 आ गया तो स्टेबल थोड़ी होगा, तो शेयरिंग तो नहीं हो सकती। तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहां पे मैंने 1 का बनाया, यहां पे दूसरे का बना रहा हूं। ये रहा आपके पास न्यूक्लियस, ये रहे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे आपके 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे होंगे आपके 7 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनो, ये होगा 2, ये होगा 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब ध्यान से देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है भाई। अब क्या होगा, ये जो सोडियम है ये कहेगा कि मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तुम एक काम करो, मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लो। तो ये क्या कर रहा है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, अभी इसको दिया नहीं है, मान के चलो, ठीक है। तो अभी इसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन को इसने अभी सराउंडिंग में छोड़ दिया, हवा में छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इसने क्या करा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसने अभी क्या करा, हवा में ऐसा छोड़ दिया, ठीक है। तो क्योंकि इसने छोड़ दिया एनर्जी देने पर, तो क्या होगा, अभी तो ये ग्राउंड स्टेट में है। ये सबको पता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ठीक है, अपन ने पढ़ा हुआ है भाई। मतलब क्या होता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन जैसे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, ठीक है, एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो उसको मैं बोल सकता हूं ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया या ले लिया या उसके इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ हो गया तो वो होगा उसका एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। चलो देखो अब क्या हो रहा है, यहां पर मैंने एनर्जी दी, सोडियम से कहा तू 1 इलेक्ट्रॉन भगा ले अपना और किस में बदल जा, देखो Na+ में, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 2 और 8 होगा। सर ये प्लस कैसे आया, कोई इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो सामने वाले की हेल्प कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, दानवीर हो गया वो, समझ गए। अब सुनो, इसके पास क्या होगा, 2, 8 हो गया, तो बिल्कुल अब ये क्या हो गया, ये हो गया एकदम स्टेबल, एकदम स्टेबल हो गया। नियॉन की तरह दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिखना चाहिए। चलो पीछे चलते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो नियॉन 2 और 8, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसने क्या करा है, नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। इसने क्या करा, नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, तो ये वाला तो स्टेबल हो गया, ठीक। वहीं पे अब यहां पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा था क्लोरीन को, देखो हवा में दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि तू भी आके बैठ जा यार मेरे पास,
और अगर ये इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया मतलब उसने सराउंडिंग से एक इलेक्ट्रॉन उठा लिया, समझ रहे, उसने ले लिया इलेक्ट्रॉन, गेन कर लिया, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा 2 8 और एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो ये हो जाएगा 8। किसकी तरह दिख रहा है, अर्गन की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर भी क्या हो गया, इसने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, ये भी स्टेबल हो गया। तो अब इन दोनों के ऊपर जो चार्जेस हो चुके हैं, इसके ऊपर हो चुका है Na+, इसके ऊपर हो चुका है Cl-। ठीक है, तो मैं ऊपर शो कर रहा हूं अब यहां पे। ठीक है, Na+ और Cl-। ठीक है, अब देखो जो उसने स्टार्टिंग में वो नोट्स देखेगा तो वो सोचेगा कि Na+ का कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी बस लिखा है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना जब स्टार्टिंग में देख रहे होगे, तो लेक्चर देखना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब ये ऐसा हो गया, क्लियर। तो दोनों के दोनों यहां पर हुआ क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इनडायरेक्टली सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इसने तो सराउंडिंग से उठा लिया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों के ऊपर होगा चार्ज क्रिएट, इसको मैं पोलर भी बोल सकता हूं। इन दोनों के ऊपर होगा चार्ज क्रिएट और इन दोनों के बीच में अब क्या बन गया, एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इस बॉन्ड को ही बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, आयन क्यों कह रहे हैं सर, आयोनिक क्यों बोला जा रहा है? देखो भाई, सोडियम अपने आयन फॉर्म में बदला है, सोडियम Na था अब Na+ हो चुका है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो दो आयन हैं साथ में मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, तो उस बॉन्ड को मैं बोल दूंगा आयोनिक बॉन्ड। समझ में आ गया? तो सर इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों बोल रहा हूं? इलेक्ट्रोवैलेंट इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रिक चार्ज टाइप का या फिर चार्ज टाइप का दिख रहा है और उन दोनों के बीच में बॉन्ड है, इसलिए उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई है, बॉन्ड कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया तो कैटायन बना, समझ रहे हो, कैटायन और एनायन समझ में आता है ना। कैटायन, कैटायन मतलब CATION, T मतलब पॉजिटिव ऊपर वाला। चलो आगे लिखेंगे इसको, ठीक है, जगह है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, आगे सुनेंगे। फिर क्या हुआ है, क्लोरीन जो है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एनायन बना, तो एनायन बना। ठीक है, और फिर साथ में मिलकर इनने क्लोज पैकिंग कर ली तो एक क्रिस्टल बना। ठीक है, तो तीन तरीके से, तीन स्टेप में यहां पर आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, और वो तीन स्टेप आपके सामने ये रहे। देखो इजी लगेगा। देखो पहला क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कैटायन, Na से Na+ बना था, याद है कि नहीं? ठीक है, फिर क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ गैसियस एनायन, Cl से Cl- बना था, अभी करा। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखो वो Na+ और Cl- आपस में मिल गए और आयोनिक सॉलिड बना या फिर क्रिस्टल लैटिस बना। समझ में आया, क्रिस्टल बना, पैकिंग हो गई। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब देखो कैटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ये देख रहे थे हम, कैटायन और ANION। देखो कैट का T बड़ा हुआ है, इसमें मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है, ये जो एनायन का N बड़ा है मतलब नेगेटिव चार्ज है। भाई तरीके हैं, रटना तो है ही नहीं, और अगर रटना है तो ऐसे रटना है, समझ गए? क्लियर हो गया यहाँ पे, मतलब दो चीजें होती है, कैटायन एनायन का फॉर्मेशन हुआ। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ही एक चीज आती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो Na है, Na+ है, इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो क्या है, 1 है, वो 1 है। ठीक है, और अगर Mg2+ है, मान के चलते हैं Mg2+ है, इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो 2 है, तो आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, जितना चार्ज है उतनी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो रही है। हाँ बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है कि आपने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करे, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करा, उसको ही बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, अब आ रहे हैं आपके 3 इंपॉर्टेंट टर्म, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर पढ़ेंगे हम। वो एक क्या है, उसका नाम होता है लैटिस एनर्जी। ठीक है, दूसरे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है,
और एक होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो बिल्कुल भी इसको अपन फोकस नहीं हटाएंगे, इतना लिखो, ठीक है। फिर फुल फोकस के साथ देखना, भले पॉज कर दो लेकिन पूरा देखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं लेटेस्ट से, ठीक है, उसके लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आएगा? तो बस इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। आ जाओ, समझते हैं अपन कौन सा पहला वाला, कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस कैटायन, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ था, अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, कैटायन कैसे बनेगा। मान लो एक आपके पास A है, ठीक है, जैसे ही ये कन्वर्ट होगा A+ में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो A था ये क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, ये हो गया आयोनाइज्ड, ठीक है। अब इसमें जो एनर्जी लगी होगी, इसमें जो एनर्जी बाहर से आपको देना पड़ा इसको आयोनाइज करने में, वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। चलो, अपन ने अभी NaCl के बारे में देखा ना, तो उससे ही चल लेते हैं। जैसे कि सोडियम था आपके पास, आपने क्या करा, उसको हीट दी, हीट देने पर वो बदल गया Na+ में, गैसियस फॉर्म है, गैसियस कैटायन, ठीक है। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आयोनाइज हो गया, ये हो गया आयोनाइज, है ना। अब इतनी जितनी एनर्जी आपको लगी होगी, ये जो एनर्जी आपको लगी होगी उसको ही बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया हुआ है कि टोटल एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या फर्क होता है, साइन उल्टे होते हैं या सीधे होते हैं, तो ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्लियर है। क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है तो इस प्रोसेस में, ये इसको मैं बोल सकता हूं, ये कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये। क्यों भाई, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, सोडियम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, फिर वो आयोनाइज हो रहा है, तो उसमें क्या बोलूंगा मैं, ये कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए अपन H क्या लिखते हैं, डेल H को मैं लिखूंगा पॉजिटिव, तो डेल H की जो वैल्यू रहेगी वो कौन सी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वो भी समझ लो पहले तो, कि ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस, यहां पर 2 ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट 2 8 8 1, ये 2 ये 8 और यहां पे 2, यहां पर होगा 8 और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, 8 नहीं बनाया मैंने, ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रहेगा, एक बॉन्डिंग होगी, लूजली बाउंड होगा, क्योंकि ये एकदम लास्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो लूजली बाउंड होगा। तो मैं लिख सकता हूं ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। किससे, न्यूक्लियस से बात चल रही है, ठीक है, लूजली बाउंड किससे है, वो न्यूक्लियस से। अब ध्यान से सुनना, इस लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ी, जो एनर्जी इसने क्या करना पड़ा, रिक्वायर्ड हुई, उस एनर्जी का नाम ही होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। कितना इजी था, समझ गए, ठीक है। इस न्यूक्लियस से ये जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगी उसको ही क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। लगी तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। क्लियर, समझ में आ गया इतना। तो इससे क्या बना, ये देखो प्लस बना, और प्लस ही क्या होता है, देखो एक यहां पर आपको देखने को मिल रहा है फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कैटायन। क्लियर, समझ गए। चलो ये एक प्रोसेस हो गई। दूसरी तरीका क्या है, दूसरा हमने देखा था यहां पे फॉर्मेशन ऑफ गैसियस एनायन। ये क्या था, देखो जैसे कि अपना ए जो था वो बदल गया था प्लस में, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था। अब क्या होगा, मान लो बी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके, इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके वो बदल जाए किसमें, बी नेगेटिव में। ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान सुनो क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे अपन ने एग्जांपल देखा था क्लोरीन का, क्लोरीन ने क्या करा था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया
एक्सेप्ट करा और वो किस में बदल गया, Cl माइनस में, तो मैं बोल सकता हूं ये क्या है, गैसियस एनायन। ठीक है, और अब ध्यान से सुनना, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है यहां पर क्या होगा, प्लस एनर्जी निकलेगी। एनर्जी क्या होती है, यहां पर रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल सकता हूं, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई उसको मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये तो हो गई दूसरी बात। अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो उसको मैं बोलता हूं क्या, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अभी इस पर दिमाग मत लगाओ, समझाता हूं मैं इसको अभी। ठीक है, मतलब कि वहां पर रिलीज हो रहा था, मतलब वहां पे एब्जॉर्ब हो रही थी, तो उसको मैं एंडोथर्मिक बोल रहा था। यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको मैं बोलूंगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर जो डेल एच होगा वो क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। डेल एच जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ गया। अब यहां पे एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रही है, तो ध्यान लगाना, ध्यान से सुनो। ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेके आ रहा होगा। ठीक है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये क्या होगा, इसके पास कुछ तो एनर्जी होगी, इसके पास पहले से ही कुछ एनर्जी होगी। अब ये कुछ एनर्जी लेके क्लोरीन के पास आ रहा है, जिसको आउटर मोस्ट शेल में एंट्री चाहिए, और आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, थोड़ी कम एनर्जी में भी काम हो जाता है। ठीक है, अब जो एनर्जी बच गई उसका क्या करे, वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है, एनर्जी को वो रिलीज कर देता है। और एनर्जी को अगर रिलीज कर रहा है तो उस प्रोसेस को ही बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये पता क्या होता है, ये सिर्फ यूनिवैलेंट एनायन की बात है। यूनिवैलेंट एलाइन मतलब कि सिर्फ एक बार जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये रहा यूनिवैलेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सिर्फ पहली वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, और बाकी के लिए वो एंडोथर्मिक होना स्टार्ट हो जाता है। नहीं समझे, समझाता हूं। सबसे पहले तो ये समझो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होती है, वो एनर्जी जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हो अपने अंदर, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करा रहे हो, तो उस एनर्जी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब क्या होगा, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये उसके पास ऑर्बिट है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको एंट्री दे देंगे अच्छे से कि ठीक है भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये खुशी खुशी सराउंडिंग में एनर्जी को क्या कर देगा, एमिट कर देगा, रिलीज कर देगा, बोलना चाहिए अच्छे से। खुशी खुशी इसने क्या फटाके जला दिए भैया, एनर्जी को एमिट कर दिया। ठीक है, बहुत खुश है। अब क्या होगा, ये अपने दोस्त को बुलाएगा, ये कहेगा कि तू भी आ जा, आजा आजा आजा। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब इसने दोस्त को बना लिया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को आने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये इजीली नहीं आ सकता, इसको मैं क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस ये होती है। ठीक है, बस ये बात याद रखिएगा, पहली वाले के लिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, दूसरे बारे में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, लेकिन सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये सारी की सारी एंडोथर्मिक होती है। इस पॉइंट को भूलना। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल के बात करते हैं, जैसे कि अगर ये जो ऑक्सीजन है ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये बदल जाएगा वो नेगेटिव में। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो आपको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो पहले वाले के लिए आपको एनर्जी जो देखने को मिलेगी वो तो आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरी वाली आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा, पॉजिटिव में मिलेगी। और नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ही ये है कि ये ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं भाई। तो इससे हमें क्या देखने को मिला, फॉर्मेशन ऑफ गैसियस एनायन देखने को मिला। क्लियर है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, बहुत इजी थे ये सभी के सभी। चलो इतना लिखो। ठीक है, फिर अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, चलो मैं सीधे चलते हैं, फिर इकट्ठा लिख लेना। अब चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारा ये वाला।
अब देखो हमारे पास गैसियस एनायन बन गया, हमारे पास एक कैटायन बन गया, गैसियस कैटायन बन गया। अब ये दोनों साथ में मिलके अगर एक मोल कंपाउंड बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक सॉलिड बनाते हैं। अब उस बीच में जो एनर्जी निकल रही है या एनर्जी लग रही है, एनर्जी वैसे तो निकलेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस बीच में जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी या फिर लैटिस इनथैल्पी भी बोला जाता है। समझ में आया? देखो बहुत इजी, बहुत समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। ये तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आया है, दूसरा एनर्जी रिलीज करके आया है। तो मतलब जब ये दोनों साथ में मिल जाए, दोनों एक एनायन एक कैटायन साथ में मिल जाए और 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनाते हैं, और उस बीच में जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जो एनर्जी यहां पर क्या होगा, निकलेगा, उसको ही बोला जाता है लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो यही होता है। देखो क्या बोल रहा है, पैकिंग ऑफ आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस टू फॉर्म आयनिक सॉलिड, टू फॉर्म आयनिक सॉलिड, ऐसा दिखता है। देखो ये जो आपको पिंक दिख रहे हैं ये क्या है आपका, देखो ये है नेगेटिव Cl माइनस आयन, ये देखो ये Cl है, ठीक है। और जो आपको सोडियम दिख रहे हैं, ब्लू कलर के दिख रहे हैं, वो क्या है आपके, ये है आपका सोडियम। देखो आपस में क्या बना, बॉन्डिंग बन गई। ये क्या बन रहा है, एक क्रिस्टल बन रहा है, देखो एक क्रिस्टल बन रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लैटिस, लटाइस भी बोलते कई लोग, लैटिस, ठीक है, तो मैं लैटिस बोलता हूं, तो ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना भाई, ये जो लैटिस एनर्जी है ना, ये भी क्या होती है, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ओवरऑल आयनिक सॉलिड जब बन रहा है, ठीक है, आयनिक जब सॉलिड बन रहा है तो ओवरऑल प्रोसेस ही क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। क्यों? क्योंकि जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है, जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है जी टोटल एनर्जी एब्जॉर्प्शन से। टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कब हो रही थी, सिर्फ फर्स्ट स्टेप में, सिर्फ फर्स्ट स्टेप में, बाकी में तो सिर्फ एनर्जी रिलीज ही हो रही है। तो आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? अब अगर एनर्जी निकल रही है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ध्यान से सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और अगर बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आप सभी के लिए, देखो मेरे पास एक ये है और एक ये, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये कर रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखो। ये एक हो गया आपके पास Cl, ये देखो Cl, ठीक है, यहाँ पे Cl दिख रहा है, और ये हो गया आपके पास Na, ठीक है। तो आपस में मिलकर इनने क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, देखो दिख रहा है, Na और एक Cl आपस में क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया, है ना। अब इसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो एनर्जी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ध्यान से सुनना, बॉन्ड फॉर्मेशन को मैं बोल सकता हूं ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक, और बॉन्ड ब्रेकडाउन में बोल सकता हूं ये क्या होती है, एंडोथर्मिक। ठीक है। अब अगर एनर्जी निकल रही है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब, यहां पे देखो उल्टा भी हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। अगर 1 मोल ऑफ कंपाउंड टूट जाए गैसियस आयंस में, ठीक है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड टूट जाए गैसियस आयन में, ये भी तो लैटिस ही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। वो क्या था, पहले नेगेटिव था, तो अब वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सेपरेट करने के लिए भी जो एनर्जी है उसको भी लैटिस ही बोलेंगे, लेकिन वो पॉजिटिव में होगा, उसका डायरेक्शन बदल गया। देखो समझ में आ गया, ठीक है। तो दोनों तरीके से बनते हैं, और क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, कहां गया, ये रहा क्वेश्चन, देखो क्या है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो अब ये कैसे करते होंगे तो इसको समझना पड़ेगा। अब हमें समझना क्या पड़ेगा, लैटिस एनर्जी की किस किस चीज़ों पे वो क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो उसके बारे में समझेंगे। अपन ने पहले पूरा देखा ये, फिर देखा ये, फिर देखा ये,
ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या क्या चीजें पता चल गया भाई, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पता चला, और लैटिस एनर्जी होती क्या है वो पता चला। फैक्टर के बारे में अपन अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो अब जो लैटिस एनर्जी है वो ध्यान से सुनना, होती क्या है, अपन ने क्या पढ़ा था, द एनर्जी रिलीज व्हेन रिक्वेस्ट नंबर ऑफ गैसियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनायन कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। अपन ने अभी देखा था, जैसे एग्जांपल अपन ने किसके लिए था, Na का, Na+ जो कि गैस फॉर्म में था, और यहाँ पर Cl- जो कि अगेन गैस फॉर्म में था, और मिलके बनाया था इनने 1 मोल ऑफ NaCl, MgCl नहीं NaCl बनाया था। ठीक है, अब इसको बनाने में जो एनर्जी लगी वही क्या होगी, आपकी लैटिस एनर्जी होगी। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये जो लैटिस एनर्जी है, ये जो लटाइस एनर्जी है, ठीक है, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R की। ये क्या है भाई, Q1 Q2 है चार्जेस ऑफ कैटायन एंड एनायन, ये है। वहीं पर R क्या है, R है आपकी डिस्टेंस, R है आपकी डिस्टेंस, किस किस के बीच की डिस्टेंस, ध्यान से सुनो, यहां पर ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इस न्यूक्लियस से लेके इस न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको ही क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। अब अगर एक के न्यूक्लियस से लेके दूसरे के न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल सकता हूं। तो ध्यान से सुनो, इसको ये भी बोल सकते हो कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है आर। ठीक, आप ध्यान से सुनना, ये डिपेंड किस चीज पे करता है, यहां पर लैटिस एनर्जी जो डिपेंड करता है वो दो चीजों पे करता है। क्या क्या है वो, पहला है वो आपका साइज ऑफ एन आयन, साइज ऑफ आयंस, दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, साइज ऑफ आयन पहला होता है क्या, कैटायन, एक ही बात करते हैं कैटायन की, और कैटायन सबको पता है, इसका साइज की आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। पीरियडिक टेबल में टॉप से बॉटम पे आओगे, अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे भाई, टॉप टू बॉटम, तो यहां पर साइज क्या होता है, बढ़ता है, साइज इंक्रीजेस। ठीक, मतलब अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो साइज बढ़ेगा, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन, कौन सा, सोडियम वगैरह। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। ठीक, ध्यान सुनो, अब लेकिन बात आती है आपकी एनायन की। अब एनायन में दो फंडे हैं भाई, एनायन क्या हो सकता है, एक लार्ज हो सकता है, एक स्मॉल हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, एनायन जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक लार्ज एनायन साइज में, और एक इसका स्मॉल एनायन। ठीक, ये कैसे पहचानेंगे, ध्यान से सुनना, जो स्मॉल एनायन होंगे वो आपको लगभग मोनोवैलेंटी मिलेंगे, मतलब मोनो एटमिक ही मिलेंगे। कैसे, जैसे कि आपका हो गया फ्लोरीन हो गया, ठीक है, आपका O2- हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये स्मॉल है। ठीक है, ये पूरे सारे के सारे स्मॉल है। ठीक है, OF- हो गया, O2- हो गया, Cl- हो गया, ये सारे स्मॉल। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं लार्ज के, तो लार्ज होते हैं पॉली एटमिक, जैसे कि CO3 SO4 HClO4। ठीक है, या फिर ध्यान से सुनना, ये जो ब्रोमीन होता है, ये जो आयोडीन होता है, ये भी किस में आते हैं, लार्ज एनायन में आते हैं। अब ये मैं बता क्यों रहा हूं, ठीक है, ध्यान से एक चीज को ध्यान से एकदम बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना कि देखो, सबसे पहले अब क्या है, जो स्मॉल कैटायन है, स्मॉल और स्मॉल एनायन है, ठीक है, एक हो गया आपका कैटायन और एक होगा आपका एनायन। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी वो काफी ज्यादा क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी। क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी। वहीं पे सेम चीज बोल सकता हूं ऐसा कि यहां पर अगर लार्ज कैटायन है और यहां पर लार्ज एनायन है, ठीक है, तो इनके बीच की भी क्या होनी चाहिए, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। लेकिन यहां पर देखो, बॉन्डिंग जरूरी नहीं स्ट्रांग हो, कई केसेस में होगी, लेकिन ध्यान से सुनना, लैटिस एनर्जी की बात कर रहे हैं पर लैटिस एनर्जी क्या होता है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। और अगर अपन ने लार्ज दोनों चीजें ले ली तो क्या हो जाएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बोल सकता हूं बढ़ जाएगा, मतलब रेडियस बढ़ जाएगा। और अगर रेडियस बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर स्मॉल है, ठीक है, तो चार्जेस पास में है,
यहाँ पर बॉन्डिंग जो हो गई वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। सेम कैटेगरी क्या है, जैसे कि आप सभी ने गाना तो सुना ही होगा ना, वो वाइब तेरी मेरी मिल दिया, सेम, ठीक है। तो इसकी वाइब इसके साथ मिल गई, ठीक है। तो क्या हो गया बस, तो फिर अच्छे से बातें हो गई। चलो अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये था क्वेश्चन, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। ध्यान से सुनना, ये देखो क्या लिखा हुआ है LIF, एक लिखा हुआ है NAF, एक लिखा है KF, फिर लिखा है RBF और फिर लिखा है CSF, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ एक चीज दिख रही है कि ये सारे के सारे किसके हैं, देखो सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के है कि नहीं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक मिनट, हाँ चलो, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये क्या है, सेम ग्रुप है। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा, टॉप टू बॉटम आऊंगा, तो कैटायन का साइज, कैटायन साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, बिल्कुल बोल सकते हैं। और जरा अब इस पे गौर फरमाइए जनाब, ठीक है। जरा यहां पर भी देख लेते हैं, देखो ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। उम्मीद कर रहा हूं ये वाला हाईलाइटेड दिख रहा होगा, है ना। तो देखो यहां पर आपको, हाँ वो देखो चेंज हो गई स्लाइड, यहां पर आपको दिख रहा है क्या, देखो ये क्या है, स्मॉल कैटायन, स्मॉल एनायन, स्मॉल एनायन, बतानी क्या है, लैटिस एनर्जी। अब एक काम करो ना, देखो ये क्या है, सबसे स्मॉल, ये भी क्या है, देखो Li सबसे स्मॉल है, और ये जो आपको CS दिख रहा है ये क्या है, सबसे लार्ज है। एनायन तो सेम ही है, एनायन क्या है, स्मॉल है। तो अब ये बता दो कि बॉन्डिंग कैसी होगी, स्मॉल स्मॉल की बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी या लार्ज स्मॉल की होगी, बताओ। यहां पे स्मॉल स्मॉल की बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि LIF की यहां पर क्या होगी, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। वहीं पे फिर किसकी होगी, NAF की होगी। फिर नीचे आते जाओ तो आपको ऐसा क्या देखने को मिलेगा, ऐसे फिर देखने को मिलेगा K, फिर CS, फिर ऐसे लास्ट RB, फिर CS, RB फिर CS, प्लस 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 प्लस, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आपसे कभी साइज के बारे में पूछ ले, ट्रेंड पूछ ले कि साइज ऑफ Li प्लस Na प्लस K प्लस RB प्लस CS प्लस, गैस स्टेट में क्या होगी, गैसियस स्टेट में क्या होगा, तो क्या लिखोगे, टॉप टू बॉटम गैस स्टेट में चीज साइज बढ़ती है तो साइज का पेयर क्या होगा, ऐसा होगा। सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, CS की होगी, सबसे छोटी किसकी होगी, लिथियम की होगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ इस बेस पे बताना है, लार्ज स्मॉल के बेस पर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन टिक करके आ जाओगे और नंबर लेके आ जाओगे, ये बात तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर यहां पे जो फैमिली तो सेम थी, यहां पे ग्रुप सेम था, लेकिन अगर अलग हो गया, फिर अगर अलग हो गया तो ध्यान रखना आप उसको अलग तरीके से डिफरेंशिएट करोगे, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो ये सेकंड वाला पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, इसके बेस पर आप क्या करोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। जैसे कि ध्यान से सुनो, Al3+, ठीक है, Mg2+, ठीक है, Na+। अब इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, इसमें से मैं आपसे पूछूं कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि सर जिसका चार्ज ज्यादा उतनी ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सही कह रहे हो तुम, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखो यहां पर जो Al है, यहां पर जो Al है इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, फिर Mg की होगी, फिर होगी आपकी सोडियम की। क्यों भाई, चार्ज कम है, क्यों, क्योंकि चार्ज कम। समझ में आ गया। तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो आपसे अलग अलग ग्रुप का पूछेगा या तो आपसे सिमिलर ग्रुप का पूछेगा। सिमिलर ग्रुप का पूछ लिया तो कौन सा वाला लगाओगे, ये साइज वाला लगा लेना, लार्ज और स्मॉल वाला, और अगर डिफरेंट का पूछे तो क्या लगाओगे, चार्ज लगाओगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये आपका चीजें हो गई। आप ध्यान से सुनो, और ये भी है कुछ, तो इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूं, इसको मैं अलग लिख देता हूं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा क्लियर से, ठीक है। PDF में मैं इसको हटा दूंगा, है ना, तो अच्छे से देखेगा आपको। ये क्या है, NaBr, NaCl और NaBr। बताओ किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा,
दिमाग लगाना पड़ेगा बिल्कुल बहुत अच्छे से। कैसे, ध्यान से सुनो, यहां पे ये जो Cl है ये स्मॉल है, ये जो Br है ये लार्ज है, ये जो Na है ये स्मॉल है, ये जो Na है ये भी स्मॉल ही है, सेम ही है। तो बताओ किसका बॉन्ड ज्यादा, लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा, बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। क्लियर, आगे आओ। AgCl और AgI, I बड़ा Cl बड़ा, I बड़ा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किसकी होगी, इसकी होगी, AgCl की। ठीक है, छोटा है ना Ag। यहाँ पे देखो BeO और MgO, इसको मैं आगे बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो BeO और MgO, आप ध्यान से देखो, ध्यान से। Be किस में आएगा, बेटा मांगे, मतलब कि सेम ग्रुप का है, भी सेम ग्रुप का है। बताओ Be बड़ा या Mg बड़ा, साइज किसकी ज्यादा बड़ी, साइज किसकी ज्यादा बड़ी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये क्या है, Mg2 प्लस O2 माइनस Be2 प्लस और O2 माइनस, और O2 माइनस किस में आता है, स्मॉल वाले में आता है सर। ठीक है, ये आता है स्मॉल में। और अब ध्यान से सुनो, बेटा मांगे, मतलब Be ऊपर है, Mg नीचे है, Mg का साइज बड़ा है तो ये लार्ज हो गया। तो साइज यहाँ पे बताओ बॉन्डिंग किसकी स्ट्रांग होगी, इसकी स्ट्रांग होगी, तो ऐसा लिख देना, है कि नहीं। आगे देखो, ये है LIF, तो ये वाला आप लोग करें। ठीक है, होमवर्क तो मैं ऐसा तो नहीं, मैं कहीं ना कहीं तो बना ही लेता हूँ अपना एक, कि भैया होमवर्क तो आएगा। CaF2 और CaCl2, ये वाला भी बहुत चीज़ है, बताना लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा। क्लियर है, लैटिस एनर्जी यहाँ पे सेपरेशन की बात चल रही है। ठीक है, सेपरेशन की यहाँ पर, क्योंकि ये कंपाउंड तो जुड़े जुड़ा है ना। क्लियर, चलो आगे आओ। आगे अपन समझते हैं थोड़ा सॉल्वेशन के बारे में। ठीक है, अपन ने दो चीजें देख ली, कौन कौन सी, एनायन और कैटायन के बारे में और चार्ज के बारे में। अब है बात आती है सॉल्वेशन के बारे में, और वो यहाँ पर फंसा लेता है। कैसे, ध्यान से सुनना। वो पता तुम्हें क्या करेगा, वो तुम्हें देगा दो टाइप के क्वेश्चन। तो मैं आपको पिछली वाली स्लाइड पे एक क्वेश्चन बताता हूं यहाँ पे। ठीक है, दो टाइप के देगा, कि सबसे पहले तो भाई आपका ये वाला साइन Na Li Na K Rb और CS, ये कहेगा ये गैस फेस में। ठीक है, ये है गैस फेस में, तो इसका साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। अब क्या करेगा, अब एक और करेगा, Li एक्वस, Na एक्वस, K एक्वस, Rb एक्वस और CS एक्वस। अब कहेगा अब कर दो जरा साइज के बेस पर। ठीक है, तो भैया ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक्वस है, ये गैस है, ये एक्वस है और ये गैस है, दोनों अलग अलग चीज हैं। तो इसमें ये वाला ऑर्डर मत लगा के जाना, गैस वाला, गैस का अलग था, एक्वस का अलग होगा। ठीक है, तो अब उसके ही बारे में थोड़ा समझते हैं जिसमें वो फंसा देता। ध्यान से सुनो, अब यहां पर पूरा खेल जो है वो है सॉल्वेशन का। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, कि मान के चलना यहां पर एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, मान के चलो ये चला जाए बीकर के अंदर। अब बीकर में इसको अगर कोई घेर लेता है, यहां पर जो सॉल्वेंट है उसको घेर लेता है, इंटरेक्ट कर लेता है, तो उसको ही बोला जाता है सॉल्वेशन। अभी ध्यान से, अभी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सॉल्वेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड्स, देखो सराउंड्स घेर लिया, एंड इंटरेक्ट विथ सॉल्यूट आयन और मॉलिक्यूल। अब सॉल्यूट जो हैं वो भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला जो सॉल्यूट है वो हो सकता है नॉन पोलर, नॉन पोलर, और ये एक हो सकता है क्या, पोलर। पोलर मतलब कि यहां पर क्या हो सकते हैं, चार्जेस हो सकते हैं। नॉन पोलर की मतलब यहां पर क्या होगा, नो चार्जेस, कोई भी चार्ज ना हो, ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ चलो, चीज समझ में आ गया। अब एक यूनिवर्सल लॉ होता है। यूनिवर्सल लॉ कौन सा होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब क्या है, जो जैसा है उसमें घुलेगा। ठीक है, मतलब अगर यहां पर कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई जो थे बड़े, उनने बोला था कि अगर मुझे आपका कैरेक्टर बताना है तो मैं आपके फ्रेंड से जज कर सकता हूं, आपकी संगति से जज कर सकता हूं। तो वही चीज है, जो जैसे आप फ्रेंड बनाओगे वैसे ही आप भी होगे। ठीक है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक जैसा फिनोमेना होता है। ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम्पल अपन NaCl का लेके चल रहे हैं तो उसका ही लेंगे। ठीक है, ध्यान सुनो, यहां पर हो गया एक Na और ये हो गया Cl। ठीक है, NaCl हो गया, है ना, NaCl है। इन दोनों के बीच में क्या होगा भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहां पर क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, या फिर स्लैश करके लिख लेना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे ही मैं NaCl को
नमक को पानी के अंदर डालता हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पर NaCl को, ये रहा Na, ये रहा Cl, इसको मैंने डाला पानी के अंदर, ठीक है। तो इनके बीच में क्या था भाई, पहले तो ऐसा 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 बॉन्ड था। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर वाटर जो है वो क्या होगा O, और ये एक H ऐसा दिखता है, ठीक। अब अगर सॉल्वेंट वाटर है तो सॉल्वेशन को आप हाइड्रेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात को ना भूल जाएं। अगर यहां पर आपका हाइड्रेशन कब बोलोगे इसको, अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, ठीक है। तो अपन अभी वाटर लेके चल रहे हैं, तो मैं हाइड्रेशन शब्द यूज करूंगा तो समझ जाना वही सॉल्वेशन ही है वो, ठीक। ध्यान सुनो, वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, H2O, H2 और O, ठीक है, बॉन्डिंग अलग अलग होती है, ठीक है। तो कैसा दिखेगा मैं आपको बताता हूं। देखो मेरे पास है एक ऐसा, देखो ये दिख रहा है, यहां पर ये रहा आपके पास ऑक्सीजन सेंट्रल, ठीक है, यहां पर एक ऐसा लगा देता हूं मैं, और दूसरा जो है वो भी मैं कैसे लगा देता हूं, ऐसे, देखो ध्यान से देखना, ये हो गया ऐसा। तो आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, यही होता है आपके पास वाटर का स्ट्रक्चर, देखो दिख रहा है ना, वाटर का स्ट्रक्चर। तो देखो ये हो गया आपके पास सेंट्रल एटम, ये हो गया आपके पास सेंट्रल एटम, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और स्पेसिफिक कर देता हूं, इसको ना निकाल के मैं इधर लगा देता हूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। अब देखो अलग अलग दिख रहा है, ये दो हो गए हाइड्रोजन, ये दो हो गए हाइड्रोजन, दिख रहा है ना, काले काले दो हाइड्रोजन हो गए, और ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये वाला है ना। तो आप ध्यान से देखना, यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। वहीं पर क्योंकि ये इससे खींच रहा है तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान से सुनना, पूरी तरह से कोई नहीं खींच पाता भैया, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग से बना हुआ इलेक्ट्रॉन है, अपन आगे डिस्कशन करेंगे, शेयरिंग से बना हुआ इलेक्ट्रॉन है, पूरी तरह से कोई नहीं खींच पाता। अगर पूरी तरह से खींच लेता तो पूरा ऐसा दिखता Na+ और Cl- जैसा, ठीक है। इसके ऊपर इसलिए जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, सेम ऐसा होता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि सोडियम क्या होता है, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसके पास कौन आ जाता है, ऑक्सीजन इसको घेर लेता है ऐसा। ऑक्सीजन कहेगा ओहो आओ बैठो मेरे साथ, OH2 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 H2O H2O। ये क्या करेगा, इसने इसको घेर लिया, ऐसा 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 ऐसा, ये देखो क्या बन गया, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। सिमिलरली यहां पर हाइड्रोजन किसको करेगा भाई, इसको घेर लेगा, HOH, हो हो मतलब HOH लिख रहा हूं, ठीक है, HOH, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसको घेर लेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर इनका फोर्स इतना ज्यादा है, अगर इनका फोर्स इतना ज्यादा है तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, कौन सा वाला बॉन्ड, देखो ब्लू कलर का बना रहा हूं मैं यहां पे ऐसे, ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा ब्रेक, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और आपको कैसा देखने को मिलेगा, ये जो Na है ये चला गया बाहर, और ये जो Cl है ये चला गया बाहर। ये किस में बदल गया, ये Cl- में बदल गया, और इसको घेरे हुए कौन है, ये घेरा हुआ है, और इसको घेरे हुए कौन है, ये घेरे हुए हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक को मैं यहां से पूरा ही मिटा देता हूं ऐसा, ठीक है। आप देखो अलग अलग दिख रहा है, सेपरेट दिख रहा है ना। तो देखो अब क्या हो गया, ये सेपरेट हो गए आपस में ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या बोल सकता हूं मैं, किसी भी आयन को अगर सॉल्वेंट क्या कर ले, सराउंड कर ले, तो उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन, ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, यहां पर इसकी जो एनर्जी होगी, अगर सॉल्वेशन एनर्जी और अगर वाटर लिया है सॉल्वेंट की जगह, तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है किससे, लैटिस एनर्जी से, तो क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा भाई, बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। या फिर मैं लिख सकता हूं यहां पे क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑकर्स। नहीं समझे,
समझाता हूं, ध्यान से सुनो। यहां पर क्या हुआ, अगर ये जो पुलिंग नेचर ज्यादा है, यहां पे हाइड्रेशन ज्यादा है, तो इनके बीच में क्या था, एक बॉन्ड था, तो वो क्या हो गया, टूट गया, सेपरेट हो गए दोनों के दोनों। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे क्या हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा थी या आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा थी। किससे, लैटिस से। लैटिस एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी ना जिससे एक मॉलिक्यूल बंधा हुआ है, जो आयंस दो हैं वो बंधे हुए हैं, वही नहीं रही। वहीं पे अगर इसका उल्टा हो गया कि लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई, किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से या फिर सॉल्वेशन एनर्जी से, तब बॉन्ड का क्या होगा, वो सॉल्युबल ही नहीं होगा, वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। क्यों, घुलेगा ही नहीं, आयन के फॉर्म में सेपरेट ही नहीं होगा, तो वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। क्लियर, समझ में आ गया ना इतना, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इसको ही कहते हैं सॉल्वेशन और इसको ही कहते हैं क्या, आपका हाइड्रेशन। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। देखो, अब जो घिरा हुआ था क्या, जैसे सोडियम था, सोडियम क्या था भाई, वो घिर गया था किससे, OH2 से। वापस से बना रहा हूं मैं इसको, चलो देखो, अब मैंने क्या बनाया हुआ है कि ये जो सोडियम आपको दिख रहा है वो कहां पर प्रेजेंट है, देखो वो सेंटर में ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा उसका चार्ज होगा, ठीक है, उतनी दूर तक वो उसका दूसरा वाला जो एटम है, दूसरा वाला ये जो सॉल्वेंट है, उस तक उसका अट्रैक्शन होगा। समझ पा रहे हो मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखो, मैग्नेट से समझो। ये रही एक मैग्नेट, अगर मैंने एक मैग्नेट रखी, उसका चार्ज अभी मान के चलते हैं 1 है, ठीक है, तो वो सिर्फ इतने पास की खील को खींच सकेगा, ठीक है, नेल। अगर मैंने क्या करा, यहां पे चार्ज बढ़ा दिया, 2 रख दी, 3 रख दी, ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, यहां पर अब हो गई 3 मैग्नेट, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इतनी दूर की कील को भी वो खींच पाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, मतलब कि अगर जो भी आपका आयन है, कैटायन है, ध्यान से सुनना, जो भी आपका कैटायन है, वो अगर उसका चार्ज ज्यादा है, तो उतनी दूर तक वो क्या कर पाएगा, सॉल्वेंट से एकदम वो बना पाएगा, डिस्टेंस बना पाएगा, मतलब चार्ज उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। मतलब कि उतनी दूर का भी क्या रहेगा, एटम जो है वो इससे जुड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज ज्यादा है, तो क्या कहेगा, भले ही लूजली बाउंड रहेगा लेकिन जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं इसको एक हाइपोथेटिकल सर्कल मानूं, स्फीयर मान लूं, ठीक है, तो यहां से लेके लास्ट एटम तक, जहां तक उसका अट्रैक्शन है, उसको क्या बोलूंगा, उस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूं हाइड्रेटेड रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई। ध्यान से देखते रहना, यहां पे कॉन्सेप्ट तुम्हारा लगने वाला है, इसको ही बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियाई, ठीक है। मान के चलो, एग्जाम्पल की बात करता हूं कि यहां पे मैं Na की जगह पे कोई एक X एलिमेंट ले रहा हूं, जिसका जो चार्ज है वो 3+ है, तो वो क्या कर सकता है, वो अब अगर यहां पर भी एक मॉलिक्यूल होगा वाटर को, वो यहां तक खींच सकता है उसको, यहां तक उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, अप्रोच कर सकता है उसको भी, ठीक है। तो अगर मैं अब हाइपोथेटिकल स्फीयर बनाऊं, तो ये वाला यहां से लेके इस X 3+ से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रेटेड रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई, ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियस या फिर रेडियाई। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अब इस आयन का, ध्यान से सुनना, इस आयन का, क्योंकि वो वाटर के अंदर है, तो एक्वस फेज में साइज क्या हो गया, बढ़ गया, साइज क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है भाई, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, इंक्रीज हो चुकी है चार्ज डेंसिटी, और जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा वो किसी भी एटम को खींच पाएगा, अपने साइड तक होल्ड रख पाएगा, उतनी ज्यादा उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब वापस से चलते हैं, ध्यान से देखते रहना। अगर मैं अब आपसे पूछ रहा हूं लिथियम प्लस एक्वस, सोडियम एक्वस, और लास्ट वाला डायरेक्ट लिख रहा हूं CS प्लस एक्वस,
अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पानी के अंदर एक्वस में किसकी साइज ज्यादा होगी, तो आप डायरेक्ट मेरे को बोलोगे क्योंकि सर यहां पर लिथियम का साइज छोटा है, साइज छोटा है। ध्यान से सुनना, ये अभी अलग बात कर रहा हूं मैं। एटम का साइज छोटा है जिसके कारण चार्ज डेंसिटी सर ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये दूर का मॉलिक्यूल भी पकड़े रखेगा। तो इसमें क्या होगा, इसकी हाइड्रेटेड रेडियाई बढ़ जाएगी, हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर सर हाइड्रेटेड रेडियाई बढ़ गई तो उसका जो मॉलिक्यूलर जो एटम का साइज है या फिर जो आयन का साइज है वो भी बढ़ा जाएगा, समझ गए, वो भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर लिथियम का साइज क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, फिर सोडियम का होगा और सबसे ज्यादा CS का होगा एक्वस के अंदर। समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसे बना रहा हूं CS+, तो हो सकता है वो सिर्फ इतना ही बना पाए, OH2 OH2 OH2, सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल को जोड़ पाए। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है इस एटम का गैस फेस में। ठीक है, साइज बड़ा है तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी कम है तो वो सिर्फ इतना ही स्पेयर बना पाएगा, देखो इतना। समझ पा रहे हो? वहीं पे लिथियम की बात करूं, इसको ही ले लो ना लिथियम, क्या दिक्कत है, इसको ही ले सकते हैं लिथियम। अगर मैं यहां पर लिथियम की बात कर रहा हूं तो लिथियम देखो कहां तक खींच पा रहा है, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो वो यहां तक रेडियस बना पा रहा है, तो इतना बड़ा स्पेयर बन गया। और अगर इतना बड़ा स्पेयर बन गया तो भाई साइज ऑटोमेटिक क्या हो गई, बिगर हो गई, साइज क्या हो गई, बिगर हो गई। समझ गए? तो अब अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि गैस फेज के अंदर साइज क्या होगा और एक्वस फेज के अंदर साइज क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि गैस फेज में जो साइज होगा उसका ही उल्टा ऑर्डर लगा दो, एक्वस फेज हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन क्या था, वो था क्वेश्चन कुछ यूं। अब बताओ यहां पे ये लिथियम है, ठीक है, तो इनको जरा प्लस भी लगा लीजिए, ये प्लस 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 और ये भी प्लस। अब अगर मैं आपसे साइज पूछता हूं तो आप क्या बोलोगे, सर क्योंकि ये गैस फेस में है तो लिथियम तो छोटा होगा, ठीक है मैं मान गया, लेकिन अगर एक्वस फेस में है तो ये अब क्या होगा, बड़ा होगा। समझ गए? इजी पीजी, क्लियर, समझ में आ गया? तो बस इतना ही तो समझना था यार। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि आप अगर एक्वस फेस की बात कर रहे हो तो हमेशा हाइड्रेटेड रेडियाई की बात करेंगे, ठीक है। और अगर गैस फेस की बात कर रहे हो तो कोई रेडियाई की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रेंड फॉलो करोगे टॉप से बॉटम तक। क्लियर है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए अपन को सिर्फ इतना ही करना है। बहुत बेसिक से पढ़े हुए हो, लेकिन बेसिक एक हद तक चला जब तक अपन ने आयनिक बॉन्ड स्टार्ट नहीं करा था। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं नोट्स प्रॉपर बनाओगे। ये PDF आपको मिल जाएगी, मैं इसलिए देखो इतने सजा के लिखता हूं अलग अलग कलर के, जिसमें आपको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ये अलग अलग है कि नहीं। ठीक है, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, क्योंकि एकदम बेसिक है। और मैं आपसे बोलूँगा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वापस से एक बार और देखो। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी आगे बढ़ते, तो वैसा मत करो भाई, कोई जल्दबाजी मत करो, दिक्कत हो जाएगा वरना फंस जाते हैं आगे। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्न फ्री पर बैठ जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखें।